अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा स्पेशल सेशन है इटालियन स्कॉलरशिप के हवाले से। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं साजिद खान खटक, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ रोम से पीएचडी कर रहे हैं। और इनका ब्रीफ ये इंट्रोडक्शन था। हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कि इटालियन स्कॉलरशिप का क्या तरीकाकार है, कब एडमिशन ओपन होते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए नहीं चाहिए, आइल्स स्कोर के बारे में, फंडिंग अपॉर्चुनिटी, पीएचडी पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटी, और इंटरव्यू के दौरान जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका मोटिवेशन लेटर हो गया। तो इन तमाम क्वेश्चंस को हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कि किस तरह से डील आप इनको एड्रेस करें तो आपके इटालियन स्कॉलरशिप की जो सिलेक्शन के चांसेस वो मैक्सिमम हो सकते हैं। तो आइए अब हम अपने गेस्ट से ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं और बकायदा इस सेशन का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, सुनाएं आप खैरोफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और स्टूडेंट के रहनुमाई के लिए आपने भी इस काम में कंट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहले साजिद खान हमें ये बताइए कि इटालियन गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप होते हैं ये स्टार्ट कब होते हैं, इनका क्या सिस्टम है, स्प्रिंग है, फॉल है, क्या सिस्टम है इनका? इफ्तिखार भाई, जब जहाँ तक इटालियन स्कॉलरशिप का ताल्लुक है, उनके डेट्स का ताल्लुक है, तो डेट्स ज़्यादा अमूमी तौर पर तो ये शुरू हो जाते हैं आलमोस्ट फरवरी मार्च से शुरू हो जाते हैं और जाते हैं, मतलब इनके इंटरव्यूज़ और वो जाके अक्टूबर सितंबर तक जाते हैं। लेकिन ये भी कोई स्पेसिफिक डेट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स है और डिफरेंट फंडिंग के हवाले से, तो उस हवाले से फिर डिफरेंट डेट्स हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो शुरू होते हैं वो फरवरी से शुरू हो जाते हैं, मतलब अभी सीज़न है, अभी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अनाउंस कर रही है और अभी शुरू हो जाते हैं। तो उनको अगर पहले कॉल में उनको कैंडिडेट्स मिल गए तो ठीक है, नहीं तो वो एडिशनल कॉल अनाउंस करते हैं। इस तरह एडिशनल कॉल, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था एक यूनिवर्सिटी ने फिफ्थ एडिशनल कॉल अनाउंस की है। तो मतलब कि पहले 4 कॉल्स में उसको कोई कैंडिडेट नहीं मिला या सूटेबल नहीं मिला या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, तो अभी फिफ्थ उनका चल रहा है। तो इस तरह मुख्तलिफ डेट्स होते हैं। ओके, तो साजिद खान हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इटालियन जो यूनिवर्सिटी हैं वो तकरीबन सारी जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, ये कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जहाँ पे फंडिंग अपॉर्चुनिटी जो वो ज़्यादा होती है? जहाँ तक फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ का ताल्लुक है, यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आपको मास्टर या ज़्यादातर पीएचडी के हवाले से अगर हम बात करें, तो पीएचडी में आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको मतलब फंड करेंगे ऑल इन ऑल। और मास्टर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो कि कम करती है, जो ज़्यादा करती है, वो डिपेंड करता है रीजनल स्कॉलरशिप पे और इस चीज़ों के हवाले से। तो मास्टर के हवाले से थोड़े से रूल्स चेंज है। बाकी पीएचडी में जितने भी इटली की यूनिवर्सिटीज़ है जो पीएचडी कंडक्ट करा रही है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो अगर ले रहे हैं, तो लाजमी बात है उनको स्कॉलरशिप लाजमी देंगे उसको। थैंक यू। तो साजिद खान हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटालियन गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल किए बगैर आपको यूनिवर्सिटी जो वो स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर सकती? देखिए, रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है। मतलब रिक्वायरमेंट तो बेसिक आपका एमएस हो तो आप एलिजिबल हो, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो। लेकिन सिलेक्शन के चांसेस कब बढ़ जाते हैं और कब नहीं बढ़ते, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग सी चीज़ है कि जिसको हम डिस्कस करना, जिसको डिस्कशन की ज़रूरत है। क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो उन सब के पास मास्टर की डिग्री तो होती है। अब उनमें से ज़्यादा चांसेस किन के होते हैं सेलेक्ट होने के, ये क्वेश्चन है और ये जो चीज़ है ये डिस्कशन वाली है। तो मेरे हिसाब से, या जितना मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, जितना मेरा यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है लोगों से, तो अगर मैं इसको समराइज करूं, तो एलिजिबिलिटी तो सिंपल, आपका एमएस हो गया तो ठीक है, आप एलिजिबल है। अब आपकी कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे आपकी जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, वो ये है कि पहली बात तो आपके पब्लिकेशंस क्या है, और इससे भी मेन जो चीज़ है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है, जो एडमिशन अनाउंस करती है, उन एडमिशन्स में
ہر ایک یونیورسٹی ایڈمیشن کال اناؤنس کرتی ہے، تو آپ کے 50% چانس تو وہاں سے ہوتے ہیں اگر آپ اس ایڈمیشن کال کو تھرو آؤٹ ریڈ کریں فرام اے ٹو زی اور اس کو سمجھے. ٹھیک ہے، مطلب آپ جس طرح پاکستان یا کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی یونیورسٹی یا کوئی بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرتے تو وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے. آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو آپ MTS میں جاتے ہیں، آپ پبلک سروس کمیشن میں جاتے ہیں، ان کا فارم فل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈاکومنٹس اٹیچ کرتے ہیں اور ان کو ڈسپیچ کرتے ہیں اس کے ایڈریس پہ جو انہوں نے دیا ہوتا ہے یا جو طریقہ کار دیا ہوتا ہے. تو سملرلی یہاں پہ بھی ایسے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ہر ایک ایڈمیشن کال میں انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ ہمیں CV کس فارمیٹ میں چاہیے، انہوں نے فارمیٹ دیا ہوتا ہے، انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ ہمیں پروپوزل کس فارمیٹ میں چاہیے، پروپوزل میں کون کون سے ایریا آپ نے کور کرنے ہیں، کور لیٹر میں آپ نے کون کون سی چیزیں کور کرنی ہیں. تو آپ اگر اس ایڈمیشن کال لیٹر کو ریڈ کریں گے اور اس کے اکارڈنگلی اپنے ڈاکومنٹس کو پریپیئر کریں گے تو آپ کے چانسز، مطلب ایک بندہ ہے وہ اصل میں ہمارا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پروپوزل بناتے ہیں اور اسی کو ہر جگہ چھاپتے رہتے ہیں. All right. یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی CV کو اور اپنے پروپوزل کو اسی فارمیٹ میں ڈال لیں، باقی وہی پروپوزل ہو آپ کا، لیکن وہ جو فارمیٹ انہوں نے دیا ہوتا ہے اسی فارمیٹ کے اکارڈنگ اس کو ارینج کر لیں. سو ارینجمنٹ آف پروپوزل اور ارینجمنٹ آف CV اور ارینجمنٹ آف ڈاکومنٹس. پھر انہوں نے ڈاکومنٹس کی لسٹ دی ہوتی ہے اور انہوں نے کرائٹیریا دیا ہوتا ہے کہ ہر ایک ڈاکومنٹس کے اپنے مارکس ہوتے ہیں. مطلب کہ آپ کے نے کانفرنس پیپر کوئی کیا ہوا ہے، کوئی کانفرنس اٹینڈ کیا ہوا ہے، اس میں آپ نے اورل پریزنٹیشن دی ہے یا اس میں آپ نے پوسٹر پریزنٹ کیا ہے یا اس میں آپ ایز اے لسنر گئے ہوئے ہیں، تو ایز اٹینڈنٹ گئے ہوئے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس حساب سے یا آپ نے کوئی والنٹیئر کام کیا ہوا ہے، جس طرح پچھلے سالوں میں کووڈ آیا ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے والنٹیئر کام کیا تھا، اس میں یا سیلاب آیا تھا اس میں والنٹیئر کام کیا تھا، تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اس کو کوئی والنٹیئر سرٹیفکیٹ ملا ہو تو اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ غلطی نہ کرنا، کیونکہ یہاں پہ اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی ایکسٹرا سرٹیفکیٹس ہیں یا آپ نے کوئی آن لائن کورس کیا ہوا ہے تو اس کے مارکس ہوتے ہیں. اب ایک پبلیکیشن، لیٹ سپوز پبلیکیشن کے 4 مارکس ہے، تو اگر آپ کی چار پبلیکیشن ہے تو آپ کی یہ مارکس سیکیور ہو گئے. سملرلی اس طرح اگر آپ کے پاس پبلیکیشن نہیں ہے لیکن باقی سرٹیفکیٹس ہے تو آپ یہ جو مارکس ہے یہ باقی سرٹیفکیٹ سے فل کرنے کی کوشش کریں. ساجد خان، تو ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے کہ ان کا اپلیکیشن پروسیس کیا ہے اور اس کے لیے کون سے جو ہیں وہ ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں؟ جب آپ اپلیکیشن سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کے ہاتھ میں ایڈوانس میں ہونے چاہیے؟ دیکھیے اپلیکیشن جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ تو ہر ایک یونیورسٹی جو ہے وہ جو ایڈمیشن کال اناؤنس کرتی ہے تو اس کے حساب سے وہ ڈاکومنٹس کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں یہ ڈاکومنٹس چاہیے. لیکن بیسیکلی آپ کے پاس آپ کی CV ہونی چاہیے اور CV مطلب جہاں پہ بھی یورپ میں اپلائی کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ CV یوروپاس میں بنائیں. یوروپاس فری ویب سائٹ ہے، آپ گوگل میں جسٹ ٹائپ کریں یوروپاس CV فارمیٹ تو آپ کو آرام سے وہ آپ فری میں بنا سکتے ہیں. تو CV بنائے فری میں یوروپاس کی. اس کے علاوہ کور لیٹر بھی یوروپاس میں آپ کے پاس فارمیٹ اویلیبل ہے، آپ وہاں سے وہ بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہو گیا یا جو پروپوزل ہو گیا. مین چیز یہاں پہ پروپوزل پہ زیادہ کام ہوتا ہے، تو پروپوزل جو ہے وہ بھی ہر یونیورسٹی جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے کہ ہمیں اس فارمیٹ میں چاہیے، یا کوئی بھی نہیں بھی کرتی. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک یونیورسٹی آپ کو یہ چیزیں بتائے کہ ہمیں اس فارمیٹ میں چاہیے. کوئی یونیورسٹی نہیں ڈیمانڈ کرتی، وہ اس کو جرنل کرائٹیریا چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو آپ کا بیسٹ پروپوزل ہے وہ اس میں اپلوڈ کر دے اور اس حساب سے آپ چاہیں. لیکن CV کوشش کرے کہ یوروپاس میں بنائے اور اچھی CV بنائے جس کو ریڈ کر کے پتہ چلے کہ مطلب CV میں آپ خود کو بیچ رہے ہوتے ہیں. You are going to sell yourself on behalf of your CV. So CV جتنی آپ کی اچھی ہو اور جس حساب سے بنی ہوئی تو اس حساب سے آپ جو ہے نا خود کو سیل کر سکتے ہیں. تھینک یو ساجد خان. تو اسی کے ساتھ ایک فالو اپ کویسچن ہے، کیا اٹالین اسکالرشپ کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کسی تھرڈ ایجنسی سے یا HEC پاکستان سے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، یا اٹالین اسکالرشپ کے لیے آپ کو ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ڈاکومنٹس اصل میں ڈاکومنٹس اسکالرشپ کے لیے نہیں، لیکن ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن جو ہے یہ ویزے کے لیے ضروری ہوتی ہے. کہ جب آپ کا اسکالرشپ ہو جائے اور آپ ویزے کا پروسیس کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں میٹرک ٹو FEC وہ بورڈ سے پہلے کریں اور پھر IBCC سے کریں اور
बाकी जो आपकी बैचलर की और मास्टर की डिग्री है वो आप HEC से करें, और उसके बाद आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप फॉरेन अफेयर से, और एक साथ में इटालियन कभी कभी ये भी डिमांड करते हैं कि हमें DOV चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू चाहिए, या सीनिया चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया से आप अप्लाई करते हो, लेकिन ये सारी जो रिक्वायरमेंट है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये वीजे के लिए है, नॉट फॉर द एडमिशन। एडमिशन आपके डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाइड नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपके अप्लाई हो जाए और अल्लाह करे स्कॉलरशिप लग जाए, तो उसके बाद जब आप वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप वहाँ पे फिर जाके अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप इसको टेस्ट करेंगे और उसके बाद जाके वीजे के लिए अप्लाई करेंगे। थैंक यू साजिद खान। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या इटालियन गवर्नमेंट का सिस्टम भी इसी तरह है कि आपका एडमिशन और स्कॉलरशिप एक साथ होता है, या पहले एडमिशन होता है और बाद में स्कॉलरशिप होता है? तो प्लीज इस प्रोसेस को भी जरा एक्सप्लेन करें। इफ्तिहार, यहाँ पे आपका अगर एडमिशन हो गया तो आपका स्कॉलरशिप तो कंफर्म है। मतलब ये चीज़ तो दोनों बातें, मैं PhD की बात कर रहा हूँ, मास्टर की बात अगर हम करें तो वो उसके सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो PhD में यही है कि अगर आप का एडमिशन हो गया तो आपका स्कॉलरशिप उसके साथ लिंक्ड है। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्कॉलरशिप है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स है। कुछ स्कॉलरशिप ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट प्रोफेसर के किसी फंड के साथ है, प्रोफेसर के साथ फंड है तो वो आपको अपने फंड से पे कर रहा है और आप उन्हें वो स्कॉलरशिप, तो वो प्रोफेसर के साथ डायरेक्ट है। कुछ ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री की तरफ से है, मतलब मिनिस्ट्री जो है यूनिवर्सिटी विन करती है, मिनिस्ट्री से कुछ सीट्स विन करती है, 10 हो गई, 50 हो गई, 100 हो गई, जितनी अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी के लेवल। तो वो जो विन करती है उसके जो पैसे है वो मिनिस्ट्री जो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करती है और यूनिवर्सिटी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तीसरा ये है कि कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी उसमें आप 2 मंथ के बाद रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और ये, लेकिन उसका ये है कि वो भी आपके प्रोफेसर के थ्रू, आपके प्रोफेसर ने कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट विन किया है तो वो या यूनिवर्सिटी को या डिपार्टमेंट को या ग्रुप लीडर को वो पे करते हैं और आपको उसके जरिए उसके थ्रू आपको फिर रिसीव होते हैं। सो दिस इज हाउ लाइक यू कैन विन अ स्कॉलरशिप विद एडमिशन। तो थोड़ा सा मास्टर का प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मास्टर में यहाँ पे ये है ना कि मास्टर में रीजनल स्कॉलरशिप का होता है। मास्टर में जब आप अप्लाई करते हैं, मास्टर में एडमिशन आपको बहुत आराम से मिल जाता है, बहुत इजी। मतलब PhD के हवाले से आपको मास्टर में एडमिशन इजीली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा एक ट्रिक करेंगे। वो ट्रिक ये है कि आप जब मास्टर पे अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई सेल्फ पे करेंगे, कि मैं सेल्फ पे अप्लाई कर रहा हूँ और मैं अपनी फीस खुद पे करूँगा। फिर जब उसमें आप अपने स्पॉन्सर्ड को, अपने फादर को रख ले, या किसी भी अपने रिश्तेदार को या अपनी मदर को रख ले। फिर जब आप वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप अप्लाई करें, तो या जब यहाँ पे रीजनल स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाए तो वहाँ पे आप अपने स्पॉन्सर्ड को बदल दे। मतलब आप अपने फादर की बजाय अपने मदर को स्पॉन्सर्ड कर दे। और पाकिस्तान में FBR से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपकी मंथली इनकम जो है, लेकिन वो मंथली इनकम हमारे जैसे लोगों की, या पाकिस्तान में जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं तो उनकी कम होती है। मतलब वो एलिजिबल होते हैं इस रीजनल स्कॉलरशिप के लिए। तो फिर वो यहाँ पे वो रीजनल स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म जमा करते हैं। तो मास्टर में फिर ये फ़ायदा है कि एक तो आपको एकोमोडेशन मिल जाती है। इस तरह मुख्तलिफ सपियंजा हमारे पास करीब है, तो सपियंजा की यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली 2-3 महीने, मतलब 2-3 महीने तो वो एडजस्ट कर लेते हैं कहीं बाहर, लेकिन उसके बाद उसको एकोमोडेशन मिल जाती है। बाकी PhD में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में शायद है लेकिन मैक्सिमम में नहीं है। और दूसरी बात ये कि उनको जो स्कॉलरशिप मिलता है उनको पर मंथ नहीं मिलता। लेट्स सपोज उसके अगर 15,000 या 16,000 यूरो है तो वो 2 किस्तों में या 3 किस्तों में मिलेंगे उनको, क्वार्टरली या ईयरली या 2 केसेस में। तो इस तरह उनको दो 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 चेक्स मिल जाते हैं या 3 चेक्स मिल जाते हैं साल में। तो एक तो मंथली नहीं है, सारा यकमुश्त मिल जाता है। दूसरा ये कि उसकी अकोमोडेशन भी मिल जाती है। और तीसरी बात ये कि उनका जो एडमिशन रेट है वो बहुत हाई है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उनका वीज़े का रेट थोड़ा सा लो है। उसको आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं कि आपका वीज़ा भी लग जाए स्कॉलरशिप के बाद या एडमिशन के बाद मास्टर में, तो आपको चाहिए कि आप कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट से अप्लाई करें ताकि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट ही ना कर सके। मतलब आपके पास आए, कोशिश करें कि
आइल्स हो या इंग्लिश की कोई और सर्टिफिकेट्स हो या ऑनलाइन कोर्सेज हो, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स हो कि जो आपका जो केस है उसको स्ट्रांग बनाए, ताकि आपका एडमिशन तो हुआ है तो आपको वीज़ा भी लग जाए। तो दिस इज़ हाउ मास्टर के स्टूडेंट जो है वो आराम से एडमिशन भी विन कर सकते हैं और उनका स्कॉलरशिप भी लग सकता है। थैंक यू साजिद खान। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा रिसर्च प्रपोजल के बारे में बताएं कि इटालियन जो साइकिल की कॉल्स आती हैं उनके हर एक लिए तकरीबन रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको कैसे जो है एक इम्प्रेसिव जो रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं स्टूडेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इत्तेहार, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल ऐसी चीज़ है जो कि जब जब भी आप किसी प्रोफेसर के पास, मतलब यहाँ पे अगर एडमिशन अनाउंस हो गया किसी एक खास फील्ड में हो गया, उसने कहा कि इस फील्ड में ये एडमिशन अनाउंस है और आपने इसके लिए प्रपोजल लिखना है, तो आप जब उस प्रपोजल को लिखते हैं और प्रोफेसर को सेंड करते हैं या एडमिशन कमेटी को सेंड करते हैं, वो जब आपकी रिसर्च प्रपोजल को देखते हैं तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उस पर चला जाता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना, ये आपको बना देता है कि आप कितने, मतलब टैलेंटेड है या कितने आप इसके लिए अहल है। अच्छा, अब रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाना चाहिए, ये तो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसको कंसाइज करें अकॉर्डिंग टू किसी एक टॉपिक में, लेट सपोज आपके पास कोई एक टॉपिक है, तो रिसर्च प्रपोजल में पहले उसके लिए एक अच्छा सा टाइटल दे, एक जर्नल टाइटल दे, फिर उस जर्नल टाइटल में नीचे आप जिस फील्ड में काम करेंगे जो स्पेसिफिक हो वो टाइटल दे। एक ब्रॉड टाइटल हो गया, एक आपका टाइटल हो गया जिसमें आपने स्पेसिफिकली काम करना है। लेट सपोज सोलर सेल है, तो सोलर सेल्स तो पेरोक्साइड सोलर सेल्स भी है, ऑर्गेनिक सोलर सेल्स भी है, फिर आपने डाई सिंथेसाइज सोलर सेल भी है, तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो उसमें आपने, या जो कॉल अनाउंस हुई या एडमिशन अनाउंस हुआ है वो किस में हुआ है, तो आप फिर उस पे चले जाए कि या ऑर्गेनिक में हुआ है या पेरोक्साइड में हुआ है या किस फील्ड में हुआ है, तो वो टाइटल दे। उसके बाद इंट्रोडक्शन में जर्नल से शुरू करें, जिस तरह हम रेगुलर इंट्रोडक्शन लिखते हैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, होल को लेके ना, आप इसको यूं करके एक बड़ा 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 प्रॉब्लम लें और इसको यूं करके कॉन्साइज कर दें कि आपने इसमें क्या करना है और कैसे करना है। आपने जस्ट प्रपोज देना है, उस पर्पस देना है कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, आप क्यों इसको स्टडी करेंगे, लोगों ने इसको स्टडी किया है, और आप अगर करोगे तो कौन सी टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करोगे। लेकिन उसमें कोशिश करें कि अच्छे अच्छे फिगर्स डालें, कोशिश करें अगर खुद अपने फिगर्स बना सकते हैं तो अपने फिगर्स खुद बनाएं। जिस तरह एक स्कीमेटिक डायग्राम आप बना सकते हैं कि ये जो मैं प्रोसेस करूंगा, लेट सपोज मैं स्क्रीन प्रिंटिंग यूज करूंगा, तो स्क्रीन प्रिंटिंग के हवाले से थोड़ा सा लिख दिया उसने। मतलब आपको अगर लगता है कि मैं इसके लिए ये वाला मेथड यूज करूंगा, या आप प्रोफेसर के प्रोफाइल को देखे, उसके पेपर से देखे कि वो कौन से मेथड यूज कर रहा है अपने अपने काम को लेके, कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है उस लैब में। तो थोड़ा सा ये मेहनत करनी है कि आपने उस प्रोफेसर को जिसने ये एडवर्टाइज किया है या उस ग्रुप का थोड़ा सा प्रोफाइल देख ले, और उसके अकॉर्डिंग फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिख ले कि एक जर्नल प्रॉब्लम लिख ले कि जर्नल ये प्रॉब्लम है इस फील्ड में, और फिर स्पेसिफिक की तरफ आ जाए कि स्पेसिफिकली आपने इस फील्ड में क्या करना है, और उसके बाद जो उसकी जो मेथडोलॉजीज है वो कौन से यूज करने हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन हो गया, उसको ब्रॉड कर दें, ब्रॉड से आप स्पेसिफिक पे ले आए, फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक मेथड कर दे कि ये मेथड, मतलब 2-3 मेथड भी यूज हो सकते हैं, तो मेथड्स कर दे कि ये मेथड्स में यूज करूंगा या जो भी है। उसके बाद आप आ जाए उसके एप्लीकेशंस पे कि आप जो कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आजकल ज़्यादातर वेरिएबल और ये चीज़ें जो फ्लेक्सिबल इन चीज़ों में, तो इसमें आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लोगों ने किया हुआ है, एक रिव्यू पेपर को पकड़े और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको बनाएं। एंड पे आपने रेफरेंसेस लाजमी ऐड करने हैं, और रेफरेंसेस कोशिश करें कि लेटेस्ट रेफरेंसेस हो और अच्छे जर्नल्स के पेपर के रेफरेंसेस हो। अब बहुत सारे लोग रेफरेंसेस ऐड करते हैं, वो या तो बहुत पुराने होते हैं या जो न्यू रेफरेंसेस होते हैं वो इस तरह पेपर के होते हैं कि वो इतने खास पेपर्स नहीं होते। एग्जैक्टली। मुझे मुझे पता है कि अच्छे पेपर का पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन आप छोटे पेपर को पढ़े, उसको समझे और फिगर्स अच्छे पेपर के डालें। तो दिस इज हाउ, लाइक आपका जो प्रपोजल होगा वो एक नॉर्मल प्रपोजल से एक अच्छे प्रपोजल की तरफ मूव करेगा।
थैंक यू साजिद खान। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इटालियन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है या प्रोफेसर एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती? अगर आप स्पेसिफिकली पूछे तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला है या आपने पर्सनली अप्रोच किया है किसी प्रोफेसर के साथ और आपका बिल्कुल उसके साथ रिलेटेड फील्ड है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, या लिंक्डइन पे या रिसर्च गेट पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, और आपको पता है कि इसने इस फील्ड में काम किया है और आप उसको अप्रोच करते हैं और वो आपके साथ एग्री करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये पूरी दुनिया में ये चीज़ वो होती है। ये मतलब यहाँ पे भी किसी भी प्रोफेसर को वो अगर स्टूडेंट लेगा तो वो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मैं जिस बंदे को अगले 3 सालों के लिए पीएचडी में रख रहा हूँ, स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, तो उसको अगर मैं जानता हूँ तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं भी जानते तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आप किसी प्रोफेसर को जानते हैं और आपने उससे बात की है तो आपका एडमिशन कंफर्म है, नहीं। ये जो यहाँ पे जो फैसला है स्कॉलरशिप का, या ये कमेटी करती है, और कमेटी ऑनेस्टली करती है। ये नहीं है कि हमारी तरह कोई अप्रोच करे प्रोफेसर। हाँ ठीक है, हो जाता होगा, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होंगे कि जिसमें प्रोफेसर जो है वो फेवरेटिज्म करे या अपने कैंडिडेट को ले और बाकी को ना ले। क्योंकि मेरे साथ पर्सनल इस तरह के केसेस हुए हैं कि मैंने प्रोफेसर्स को स्टूडेंट्स रिकमेंड किए हैं, स्टिल उन बच्चों को नहीं लिया, और उनसे जो अच्छे बच्चे थे उनको उन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि वो मेरिट में उनसे ज़्यादा थे और मुझे पता भी था कि ये मेरिट में उनसे ज़्यादा है। तो ये है कि अगर आप रिकमेंड भी कर दें, लेकिन अगर वो मेरिट पे पूरा नहीं उतरते हो तो चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये है कि जिस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो उनको स्ट्रांग रखे और अल्लाह पे तवक्कुल करें, इंशाल्लाह एडमिशन हो जाता है। थैंक यू साजिद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटालियन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए कितने जो है वो रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत होती है, और ये रिकमेंडेशन लेटर जो हैं ये ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं या हार्ड फॉर्म में भी चल सकते हैं? मोस्ट केसेस में तो ऑनलाइन रिकमेंडेशंस होते हैं, लेकिन वो इतना हार्ड एंड हार्ड रूल नहीं है रिकमेंडेशन लेटर का। और ना कोई मतलब ये है कि अगर आपका रिकमेंडेशन लेटर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि रिकमेंडेशन लेटर की वजह से किसी का एडमिशन रुका हुआ हो, खासकर इटली में बहुत कम केसेस होंगे इस तरह के। और रिकमेंडेशन लेटर अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है और सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है, मतलब अगर बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में तो ये भी बहुत बड़ा इशू होता है कि आपका प्रोफेसर जो है वो रिकमेंडेशन लेटर फिल नहीं करता। तो ये है, क्या करें, ये इशू हमने खुद फेस किया हुआ है और अब अभी भी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, तो इसका अफसोस कर सकते हैं। और प्रोफेसर से भी ये गुजारिश है कि काइंडली स्टूडेंट्स का के फ्यूचर का सवाल होता है, तो ये कर दिया करें। या अगर आप खुद नहीं कर सकते तो एक शॉर्टकट ये है कि आप उनको खुद सेंड कर दिया करें लिंक, वो खुद कर दिया करेंगे। लेकिन अगर स्कॉलरशिप इसकी वजह से किसी की रुक रही है तो ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से स्कॉलरशिप इसके हवाले से किसी का भी इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। तो साजिद खान, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ है, क्या इटालियन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ी वेवर मिलता है या वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी जो वो हर सूरत में पे करनी पड़ती है? यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है, जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी थी उसमें एडवांस में फ़ीस नहीं था। उसमें फ़ीस ये था कि जब आप सेलेक्ट हो जाए और आपको जो फर्स्ट सैलरी आती है उसमें से आपका जो एडमिशन फ़ीस है वो काटते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडवांस डिमांड करती है। वो कहते हैं कि आप, लेकिन वो ये है कि किसी के 5 यूरो होते हैं, किसी के 10 यूरो होते हैं, किसी के 15 यूरो होते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में ये हिसाब कर दें, एनटीएस में जब आप अप्लाई करते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करते हैं, तो आप अगर एडवर्टाइजमेंट से लेके, मतलब पहले आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फोटो स्टेट निकालेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के, और आजकल जो रेट है आपको पता है, और उसके बाद फिर आप किसी टीसीएस पे जाएंगे, और फिर उसके बाद आप टेस्ट पे भी जाएंगे, इंटरव्यू पे भी जाएंगे, और अगर फिजिकल है किसी उसमें तो फिजिकल में दौड़ने के लिए भी जाएंगे, डंड्स निकालने के लिए भी जाएंगे, पुशअप्स के लिए भी जाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस करते करते आपके इतने बन जाते हैं कि जितने आपके किसी एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप धूप में सड़े और धूप में भागे और रश में भागे, गर्द गुबार में भागे, उससे बेहतर है कि आप किसी एसी रूम में बैठे हैं और ये फिल करें और 5 या 10 यूरो की जो फीस है वो पे करें। और
एडमिशन ले। थैंक यू साजिद खान। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टडी के दौरान इटली में काम कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम ऑफ कैंपस जॉब या ऑन कैंपस जॉब? ये सवाल मेरे से तकरीबन हर जो स्टूडेंट है वो पूछते हैं। अब पिछले दिनों मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर मुझे कोई ऐसी फील्ड बताए कि जिसमें मैं जॉब भी कर सकूं और जिसमें मैं पढ़ भी सकूं। मैंने कहा मेरे ज़हन में तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है, लेकिन इटली में अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। ऑफिशियली आई थिंक 20 आवर्स अलाउड है एक हफ्ते में, बट स्टूडेंट्स करते हैं, कोई इशू नहीं। मैं खुद तो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंटल क्या हूँ, तो एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये चीज़ें फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। बाकी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे वर्क लोड भी इतना, मतलब इस हिसाब से कि यहाँ जो 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 हम चाइना में देखते हैं या बाकी कंट्रीज में, साउथ कोरिया में, जापान में देखते हैं कि वहाँ पे 24 घंटे लैब्स ओपन है और आपको ये है कि ना सैटरडे का पता है, ना संडे का पता है और ना किसी हॉलीडे का पता है। यहाँ पे ये है कि अगर आप अपना रेगुलर काम करते हैं 6 से 8 घंटे, अगर आप सही से काम को देते हैं दिन में, तो आप काम आराम से निकाल सकते हैं। आपका जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री होगा या गुड कंडीशन में होगा तो प्रोफेसर आपको अप्रूव कर देता है बाकी चीज़ों के लिए। तो जॉब आप कर सकते हैं इन शॉर्ट। थैंक यू साजिद। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहाँ पे लिविंग और अकोमोडेशन जो होती है इसके नॉर्मली कितने जो है वो चार्जेस होते हैं, स्टूडेंट इसको कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ बता दें। इफ्तिखार भाई, अकोमोडेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये तो पूरी दुनिया में, जिस तरह आपको पता है कि ये तो सिटी टू सिटी वेरी करता है। एक सिटी में एक रेट होगा, दूसरी सिटी में दूसरा रेट होगा। अब जिस तरह बड़ी सिटीज़ है जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, तो उसमें अकोमोडेशन ढूंढना भी है और अकोमोडेशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। और वो एक्सपेंसिव ऐसा नहीं है कि अगर आपको लेट सपोज मिनिमम जो पीएचडी में अमाउंट मिलती है यहाँ पे वो 1200 यूरो है मिनिमम, मतलब जो आपकी जेब में आते हैं बाकी जो टैक्सेस वगैरह काट के। तो वो ऐसा नहीं है कि आपका 800 पे आपका अकोमोडेशन हो गया, नहीं। बहुत सारे केसेस में मैंने स्टूडेंट्स को देखा हुआ है 300 350 में आपको विद कॉन्ट्रैक्ट आपको रूम मिल जाता है। और बाकी जो यहाँ तक खाने पीने की चीज़ें दुनिया में महंगी नहीं है। खाने पीने की चीज़ें बदकिस्मती से हमारे अपने मुल्क में महंगी है, बाकी दुनिया में खाने पीने की चीज़ें महंगी नहीं है। वो आप आराम से 100 से 150 यूरो में आराम से आप खुद अपना मैनेज कर सकते हो अगर आप अपनी कुकिंग करते हो तो। और लेकिन मोस्ट केसेस में लोग अपनी ही कुकिंग को प्रेफर करते हैं। एक तो हलाल हराम का कंसेप्ट भी आ जाता है, दूसरा ये कि हेल्दी फूड बंदा खाता है, तो हेल्दी फूड खाते हो तो काम भी कर सकते हो। तो ये है कि मतलब 300 और 150 500 भी अगर आप लगाते हो तो बाकी आपकी सेविंग या अपनी फैमिली के लिए आप कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि ब्रॉड व्यू में आप कहें तो कितनी जो है एवरेज स्टूडेंट को बटालियन में जो है वो सेविंग हो सकती है पॉसिबल, डिपेंडिंग इफ्तिखार, जनरल में। मैं बताया ना कि मतलब 1200 मिनिमम हर एक स्टूडेंट को मिलती है। वो फिर डिपेंड करता है आगे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, किसी को 1400 भी मिलते हैं, किसी को 1600 भी मिलते हैं, किसी को 1500 भी मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट, लेकिन अब अगर 1200 में भी आप 300 उसका निकाल ले अकोमोडेशन का और 200 उसका निकाल ले तो 500 ये चला गया और 800 आप किया और 8 को फिर ज़रब देते जाओ आप। ये तो तो बड़ी एक बाकी हैंडसम अमाउंट है जो स्टूडेंट को, इतनी तो उनको स्टूडेंट्स यहाँ पे, पीपीएससी और एफपीएससी वगैरह में कहीं से इतनी अमाउंट तो उनको सेव नहीं होने वाली। देखिए ये तो बात फिर वही है ना कि मैं खुद आपको पता है हम खुद ये सारी सरकारी जॉब वगैरह छोड़ के आए हैं। 17 16 या 18 स्केल हम छोड़ के आए हैं। उसमें जितनी हमारी सैलरी होती है उतनी यहाँ पे बचत होती है। और एग्जैक्टली। दूसरी बात ये कि एक्सपोजर भी होता है, अच्छे माहौल में काम भी कर रहे होते हैं, प्रोफेसर्स भी खुश होते हैं जब आप काम करते हो। और दूसरी और सबसे अच्छी बात ये कि आपका एक्सपोजर इतना हो जाता है कि आप वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट से, वर्ल्ड क्लास जो प्रोफेसर्स होते हैं उनसे आप मिलते हो, कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हो, सेमिनार्स पे जाते हो, आपकी प्रेजेंटेशंस होती है। तो आपका स्किल्स यहाँ से यहाँ पे चला जाता है। जब आप इस तरह के माहौल में रहते हो तो ग्रो अप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो मैं लाइट नोट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आपको सेल्फियां लेके ये नहीं बताने की जरूरत पड़ती कि अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फी विद फलां मिनिस्टर, सेल्फी विद फलां मिनिस्टर, नहीं आप खुद नहीं, एक पर्सनैलिटी बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस और यहाँ पे ह्यूमैनिटी है मेन चीज जो है ना, वो ह्यूमैनिटी है। तो ह्यूमंस की कदर है, खासकर फिर पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा कदर है। तो जो भी स्टूडेंट आता है, मेरी तो ये गुजारिश है कि सबको स्कॉलरशिप मिले, और स्कॉलरशिप के में आने के बाद खुद पे मेहनत करे। खुद पे मेहनत इस सेंस में करे कि जो आप मेहनत प्रोफेसर्स के लिए करते हैं या जो अपनी पीएचडी में करते हैं, वो आपकी अपनी मेहनत है। तो अच्छा काम करे, रगड़ा ना दे किसी को ना। प्रोफेसर्स को यहाँ पे गेड़ा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारा सबसे बड़ा मसला फिर यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि सीवी तो हम बना लेते हैं, हम लिख देते हैं कि हमें C++ भी आता है, हमें पाइथन भी आता है, हमें फ्लास सॉफ्टवेयर भी आता है, हमें ये भी आता है। फिर जब यहाँ पे अंडरग्राउंड आते हैं तो इतना हमारा कैलिबर नहीं होता। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें नहीं आती वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने प्रोफेसर्स को बता दे। मुझे श्योर है कि यहाँ पे अगर आप किसी प्रोफेसर को बताएंगे कि ये चीज़ मुझे नहीं आती, तो वो आपके लिए इंतज़ाम करेंगे आपको सिखाने के लिए, ना एग्जैक्टली। कि करने के लिए। तो ये इस चीज़ का के लिए दिल और दिमाग बड़ा रखे कि अगर आप किसी को कहेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे ये चीज़ सिखा दे, तो आपके लिए इंतज़ाम हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन छुपाने की ज़रूरत नहीं होती कि किसी चीज़ को कि मुझे नहीं आता तो आप छुपा के फिरे, और फिर आपका अगली दफ़ा प्रेजेंटेशन हो किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में हो, और वहाँ पे फिर कोई क्वेश्चन हो और आप उसको डिफेंड ना कर सके, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। थैंक यू साजिद खान। तो एक और अहम क्वेश्चन है, क्या लो सीजीपीए के साथ भी वहाँ पे एडमिशन हो सकता है? लो सीजीपीए मीन 3 से कम सीजीपीए के साथ। एग्जैक्टली हो सकता है। उसकी वजह यह है कि डिमेशन कॉल्स में उन्होंने, मेरे हिसाब से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने CGPA का जिक्र नहीं किया होता। ऑलराइट। तो मतलब अगर आपके पासिंग मार्क्स हो और आपकी GPA लो भी हो और आपके पास डिग्री हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात बता दूं, यहाँ पे जो एडमिशन कॉल्स है, अब तो चलो फिर भी लोग अप्लाई करते हैं। एक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह होता है कि वो कॉल अनाउंस करते हैं। लेट सपोज उनके पास 5 सीट्स है, तो उनके पास जो कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस की तादाद आती है वो 3 आती है, तो 2 उनके पास ओ। फिर भी बचे होते हैं। इसीलिए अक्सर जो एडिशनल कॉल आते हैं ना, उसका यही होता है कि उसमें एक कैंडिडेट्स जो है वो पूरे ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे लोग हमारा ज़्यादातर वास्ता, मतलब जितनी भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर चाइना में अप्लाई करते हैं। तो चाइना का ये है कि वहाँ पे प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उससे एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वो ये चीज़ रिपीट करते हैं, जब उनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलती तो वो अप्लाई करना ही छोड़ अप्लाई देते नहीं हैं। करते। तो इस चीज़ के इटली में या यूरोप में या किसी भी जगह पे, जब खासकर चाइना से हट की जो जगह है, यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई करें। जब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपके एडमिशन के चांसेस भी उतने होते हैं जितना किसी के पास एक्सेप्टेंस लेटर है। तो दोनों इक्वल ही कंसीडर होते हैं। तो इस चीज़ के पीछे ना पड़े कि मुझे प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर देगा यूरोप में तो मैं अप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, या मेरी सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं, मेरे पास खुद एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था। थैंक यू साजिद खान। तो हमारा इसके बाद एक बहुत अहम क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ब्रीफली स्टूडेंट को गाइड करें कि एक अच्छा मोटिवेशन लेटर स्टूडेंट को कैसे इटालियन स्कॉलरशिप के लिखना चाहिए, कौन से की पॉइंट्स हैं जो उनको इंक्लूड करने चाहिए और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो उनको स्किप करने चाहिए, जो उनको लेटर में मेंशन नहीं करने चाहिए? देखिए, आपका जो मोटिवेशन लेटर है ना, ये सारी चीज़ें लिंक्ड है आपके प्रपोजल के साथ। आप अपने एक्सपर्टीज में मोटिवेशन लेटर में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करें जो आपके प्रपोजल में है। सिमिलरली आपका जो कवर लेटर है वो आपके मोटिवेशन लेटर को सपोर्ट करेगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है ये एक दूसरे को सपोर्ट करें। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक प्रपोजल तो मुझे किसी दोस्त ने सेंड कर दिया और मैंने दोस्त किसी और दोस्त का लगा लिया, मोटिवेशन लेटर मुझे किसी और दोस्त ने सेंड कर दिया, मैंने गूगल से डाउनलोड कर दिया, मैंने वो उधर से लगा लिया, और कवर लेटर मैंने किसी और दोस्त से लगा लिया, तो वो उधर। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लिंक नहीं होते, वो सिंक्रोनाइज नहीं होते। उसकी उसका फिर नुकसान ये होता है कि जब आप कमेटी के सामने बैठते हो, वो जब आपसे क्वेश्चन करता है तो वो ये होता है, वो ये
सोचता है कि मैं इसको इसके मोटिवेशन लेटर के हिसाब से क्वेश्चन करूं, या इसके प्रपोजल के रिस्पेक्ट से क्वेश्चन करूं, या इसके कवर लेटर के रिस्पेक्ट से क्वेश्चन करूं। तो अगर आपकी ये तीनों डिफरेंट है, तो आप ये समझे कि आपसे 3 डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे जिनको डिफेंड करना मुश्किल होता है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को लिंक करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपसे एक ही टाइप का क्वेश्चन होगा, तो उसको आप डिफेंड भी कर सकते हैं और उसका आप जवाब भी दे सकते हैं और उसको आप हर तरह से डील कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, जो भी स्टूडेंट्स मोटिवेशन लेटर बनाते हैं या कवर लेटर बनाते हैं, तो उसको एक दफ़ा अपने प्रपोजल के साथ लाजमी चेक कर लिया करें कि वो पॉइंट्स तो हम सारे लिखते हैं कि मेरा बहुत शौक है इस फील्ड में आने का, ये है, ये, लेकिन जब आप एक्सपर्टीज पे आते हैं, और मेरी सीवी भी है, तो आपकी सीवी, प्रपोजल, कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर, ये सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। ये सिंक्रोनाइज होंगे तो आपको कम क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा और उसके बदले में आप खुद को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज थैंक हाउ यू कि साजिद खान, ये आपने आप उसको बहुत ही एक वैलिड, आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया कि जितने आपके डॉक्यूमेंट्स में सिंक्रोनाइजेशन होगी तो आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा होगा। एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं है। तो साजिद खान, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत से स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, क्या इटली में स्पाउस वीज़ा जो है इसका ऑप्शन है या नहीं है? क्या अपने डिपेंडेंट्स को इटली में आप बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते? इटली में स्पाउस वीज़ा अलाउड तो है, मतलब आप अप्लाई तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, आपको मिल भी जाता है। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको वो वीज़ा आपको दे देते हैं। लेकिन अब चूंकि हमारा मुल्क ऐसा है, बदकिस्मती से मैं बार बार ऐसे कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जब आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए, अपने वाइफ के लिए वहाँ से अप्लाई करते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, खासकर फैमिली वीज़ाज के लिए। स्टूडेंट्स को पता है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको पता है कि अपॉइंटमेंट का कितना इशू है। तो अगर एक दफ़ा आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो जाए या अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाए, तो वीज़ा आपके लिए मसला नहीं है, आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है या नहीं मिलता, वो एक अलग स्टोरी है, उसको किसी और जगह पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू साजिद खान। तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का कि जी, इटली में पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, क्या वहाँ पे मौके हैं जॉब के? तो इसके बारे में भी कुछ ब्रीफली जो है स्टूडेंट को बताएं। सही। इफ्तिहार भाई, मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, या प्रोफेसर्स के पास है, या किसी फंडिंग एजेंसी के साथ है, या मिनिस्ट्री के पास है। इन सब को अगर आप लिंक करें तो ये सब का जो पैसा है पीछे से, वो आएगा इंडस्ट्री से। तो रिजल्ट ये निकलता है कि जितने भी यहाँ पे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वो ख्वाह वो मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है, ख्वाह वो डायरेक्ट कोई इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है, या कोई एजेंसी सपोर्ट कर रही है प्रोफेसर, तो उसका जो मेन जो सोर्स है वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है। तो किसी भी मुल्क में अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, या अगर इंडस्ट्री इतना इन्वेस्ट कर रही है कि वो यूनिवर्सिटीज़ को फंड दे रही है कि हमारे हमारे लिए ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट से करवाओ, या ये इस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है, तो उस कंट्री में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, खासकर पीएचडी के बाद या मास्टर के बाद, उसमें जॉब्स की कमी नहीं होती। तो यहाँ पे सैलरी पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, या सैलरी पे आप बात कर सकते हैं कि बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में यहाँ पे कितनी है और कितनी नहीं है, या मिनिमम वेजेस यहाँ पे कितने हैं, वहाँ पे कितने हैं, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, या जॉब आप सिक्योर कर सकते हैं कि नहीं, कि मेरे ख्याल से 99% जो स्टूडेंट्स हैं, ख्वाह वो इंटरनेशनल है या किसी भी जगह से हैं, वो जॉब सिक्योर कर सकते हैं अगर वो खुद चाहे तो। थैंक यू साजिद खान। तो अब हमारे कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन हैं, हम उनको एड्रेस करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने सेशन को एंड करेंगे। तो सबसे पहले जी। क्वेश्चन है हमारे पास काशिफ खान का, अगर आप देख सकते हैं तो बताएं, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पीएचडी की एडमिशन ओपन है? मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, अभी मैं देख रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ तुरीन में ओपन है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपलेस में, मिलान आई में थिंक ओपन है। मिलान में ओपन किए हुए हैं। आप यूनिवर्सिटी की आसान काम है, आप लिस्ट बनाए यूनिवर्सिटी का लिस्ट बनाए, और लिंक के साथ एक एक्सेल शीट बना दी, यूनिवर्सिटी नेम और उसके साथ उसका लिंक हो गया, तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको हो जाएगा। जैसे उधर आप सर्च में जाए, 40th साइकिल आजकल चल रहा है, तो 40th साइकिल दे, या उसके न्यूज़ में जाए,
तो उन्होंने दिए होते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी। अब मुझे तो ऐसे ज़बान याद नहीं है, लेकिन अभी सीज़न शुरू है तो यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन शुरू कर रहे होंगे, वो बल्कि ये वेबसाइट का देख। क्या नाम है? आई थिंक बांदी उसका नाम है, क्या नाम है हाँ, वेबसाइट बांदी जिसके से ऊपर? भी कर सकते हो। बांदी के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपके साथ बाद में कमेंट्स में शायद उसका लिंक शेयर कर दूं, तो उधर से भी आप चेक कर सकते हो कि कौन से में ओपन है, कौन से में नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप डायरेक्ट अगर कॉल पे जाएंगे या 40th कॉल, आप सिंपल गूगल्स में लेके 40th ओपन कॉल्स इन यूनिवर्सिटीज इन इटली, तो आपके पास तब भी उधर से भी लिस्ट आ जाएगी। बहुत सारे सोर्सेज है, अगर आप ढूंढने लग जाओ तो आपको आराम से मिल जाएंगे। थैंक यू मुताहिर खटक। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्मान खान का। कंप्यूटर साइंस आप एडमिशन तो कर सकते हैं बैचलर लेवल पे। एडमिशन तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि मास्टर में और एडमिशन और बैचलर में एडमिशन लेना सबसे इजी है। और जिस तरह मास्टर का केस मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मास्टर में रीजनल स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम आप बैचलर के लिए भी रीजनल स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। अब रीजनल स्कॉलरशिप की बैचलर का मुझे अमाउंट नहीं पता एग्जैक्टली कि उसमें कितना अमाउंट मिलता है, बट आई एम श्योर के रीजनल स्कॉलरशिप उनको मिलता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। थैंक यू। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद का। डू इटालियन यूनिवर्सिटी गिव एप्लीकेशन फी वेवर? मोस्ट यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो कि नहीं देती, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो कि आपके जो फर्स्ट सैलरी आती है उसमें से काटते हैं। तो मतलब, और जो फीस है भी वो मैंने जिस तरह बताया कि वो इतने नहीं है, किसी की 5 यूरो है तो किसी की 10 यूरो है, तो 10 या 15 यूरो के दरमियान। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जिसकी 25 या 30 में है, तो वो 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ इस तरह होंगी जो 25 या 30 यूरो कास्ट करती है, बाकी जो है 15 या 20 या 10 के राउंड वो है। उसके बाद हमारे बहुत ही मेहरबान दोस्त मलिक कैसर एहसान का कमेंट आया है। थैंक यू माशाल्लाह, कैसर। थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरसलान बशीर का। सेम क्वेश्चन सेम आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खतीजा का। इट्स फुल फंड स्कॉलरशिप। पार्शल का जहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई पार्शल स्कॉलरशिप भी है। हाँ, हो सकता है कि हाफ जो आपका अमाउंट है वो किसी एक फंड से हो, हाफ जो आपका अमाउंट हो किसी दूसरे फंड से हो, अगर कि प्रोफेसर के पास दो डिफरेंट फंडिंग एजेंसी है तो, लेकिन आपको मिलेगा फुली। पार्शल का मुझे समझ नहीं आती कि पार्शल स्कॉलरशिप को क्या होता है। उसके बाद फिर फॉलो अप क्वेश्चन है उस्मान खान का। उन्होंने बताया नहीं सर, बेसिकली माय क्वेश्चन इज। तो उस्मान खान आप जल्दी से बता दें वरना सेशन को एंड करने लगे, नहीं तो फिर आपको कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। हम्म। तो थैंक यू साजिद खान। अगर आप इस सारे सेशन को 1-2 मिनट में सम अप कर दें तो ये बहुत ग्रेटफुल होगा। तो हम इसके बाद सेशन को फिर एंड करते हैं। बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट के क्वेश्चन हैं उनको हम कमेंट सेक्शन में ही एड्रेस करेंगे। इफ्तिहार भाई, अगर हम इसको सम अप करें ना, तो इटालियन एडमिशन जो है ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इजी है। मैं ये कहूँगा बहुत इजी है, क्योंकि अगर हमें मिला है तो किसी भी स्टूडेंट को आराम से मिल जाएगा। बस करना क्या है कि आपने उस यूनिवर्सिटी के कॉल को थॉरली रीड करना है, और कॉल के मैं हर एक स्टूडेंट को ये बात करता हूँ कि आपने जब भी एडमिशन करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है, उस एडमिशन में के लिए ज़रूरी है कि आप उस एडमिशन के जो एडमिशन कॉल है उसको थारोली रीड करें और अकॉर्डिंगली अप्लाई करें, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सिंक्रोनाइज करें। डॉक्यूमेंट्स को सिंक्रोनाइज करें, अपने प्रपोजल को, अपने मोटिवेशन लेटर को, और अपने जो सीवी है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सिंक्रोनाइज होने चाहिए। एडमिशन कॉल आप रीड करें, सीवी यूरोपास में बनाए, अच्छा प्रपोजल बनाए। अच्छे प्रपोजल का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में इससे अच्छा प्रपोजल नहीं होगा, लाजिम बात है, अच्छाई की गुंजाइश हर जगह पे होती है, लेकिन आपके प्रोफेसर को ये तासुर जाए कि आपने इस प्रपोजल पे काम किया हुआ है। वो जस्ट आपका इंटेंशन देखते हैं कि आप कितनी कीन हैं। हम तो सीवी में तो बहुत लिख देना कि आई एम वेरी कीन टू गेट दिस पोजीशन और कवर लेटर में, लेकिन वो कीन का पता कहाँ से चलता है कि आपने उसके लिए कितना वर्कआउट किया है, आपने प्रपोजल पे कितना वर्कआउट किया है, आपने मोटिवेशन लेटर पे कितना वर्कआउट किया है, आपने तो ये करें। और
میکسیمم یونیورسٹیز میں اپلائی کریں. یہاں پہ یہ اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لمٹ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کر سکتے ہیں, کسی ایک یونیورسٹی میں کر سکتے ہیں, ایک یونیورسٹی کی کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے. آپ نہیں, آپ جتنی مرضی ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کرو, آپ جتنی مرضی یونیورسٹیز میں اپلائی کرو, تو میکسیمم اپلائیز میکسیمم probability to get a scholarship and admission. تھینک یو سو مچ ساجد خان. ہم اس سیشن کو یہیں پہ اختتام پذیر کر رہے ہیں. انشاءاللہ اٹالین اسکالرشپ سیریز کا یہ پہلا سیشن ہے اور اس کے مزید 2 سیشن اور پینڈنگ ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تو انشاءاللہ ایک نئے سیشن میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اینڈ تھینک یو سو مچ. تو جو بھی کوشچن بعد میں اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں تو ان کے کمنٹ سیکشن میں آپ نے وہ بھی ایڈریس جو ہیں لیٹر آن آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو انشاءاللہ سو لازم. مچ اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.